हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में बहुत ही व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं सुशांत कुमार आप सबों का आसान स्टडी हाउस में तहे दिल स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सबों को छठ पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों मुझे उम्मीद है, मैं आशा के साथ कह सकता हूँ कि आप और आपके परिवार बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल ये है, आपको डिस्प्ले पर शो कर गया होगा। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, जरा समझ ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री ये दिया हुआ हमारे सवाल में। और कहा जा रहा है कि यदि अल्फा बराबर 2 बीटा हो, तो यदि अल्फा बराबर 2 बीटा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है हमसे कि तो बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान कितना होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा का मान है कितना, फिर बीटा का मान कितना है। तो सबसे पहले चलिए हम कैसे निकालेंगे। सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 2 बीटा। अगर अल्फा के बदले हम यहाँ पे क्या डालेंगे, अल्फा के बदले अगर 2 बीटा डालें तो 2 बीटा प्लस 1 बीटा 3 बीटा, यानी कि 2 बीटा प्लस 1 बीटा पहले से बराबर 90 डिग्री, यानी कि 3 बीटा का मान कितना है, 3 बीटा का मान 90 डिग्री है, तो 1 बीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही। यदि बीटा का वैल्यू 30 डिग्री है और ये दोनों मिल करके 90 डिग्री हो चुका है, तो बताइए अल्फा का वैल्यू कितना होगा। अल्फा का वैल्यू होगा 60 डिग्री, अल्फा बराबर 60 डिग्री होगा। बस हमें ये मान को पुट कर देना यहाँ पे। चलिए कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कॉस का मान कितना, अल्फा का मान 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर अल्फा बोले तो कॉस अल्फा कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4 बोले तो 1/2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। ग्रुप डी और एसएससी जीडी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बार बार एग्जाम में आने वाले ये सवाल हैं, ठीक है। हम इनको बड़े आराम से समझेंगे, समझने की आप भी कोशिश करेंगे मेरे साथ। देखिए 1000 रुपये की धनराशि, इसको हम समझेंगे बॉक्स मेथड से, कोई फार्मूला नहीं। हम CISI बनाने के लिए कोई फार्मूला फॉलो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जरा समझिए मेरे साथ, 1 सेकंड आप समझ लीजिए। हम इस प्रकार 2 वर्ष का पूछा जा रहा है हमसे, 2 वर्ष का पूछा, हम 2 बॉक्स बनाएंगे। पहले 2 बॉक्स बनाएंगे। पहले जितने वर्ष का पूछा जाए उतने वर्ष का पहले 2 बॉक्स बना लें। अगर 10 वर्ष का पूछा जाए तो 10 बॉक्स, 10 वर्ष का नहीं पूछता, ठीक है, 2 वर्ष या हाईएस्ट 3 वर्ष का पूछा जाता है। और बताइए मूलधन कितना था, मूलधन दिया हुआ कितना, हमारा मूलधन दिया हुआ 1000। कितना दिया मूलधन हमारा 1000 दिया हुआ है, ठीक है। रेट कितना हमारा, रेट हमारा 5% है। तो आप इसमें 1000 का 5% डालिए, कितना होगा 10%, 100 होगा तो 5% 50 होगा। सिंपल सी बात है। अगर ये 50 तो ये भी 50, और ये 50 का यहाँ पर डालेंगे 5%, तो 50 का 5% यानी 10% 5 होगा, तो 50 तो 5% 2.5 होगा। अब हम जरा समझेंगे इस चीज़ को, ये है क्या। पहले जरा आप मेरे साथ समझिए, ये जितने बॉक्स हैं ये साधारण ब्याज के बॉक्स हैं, यानी कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल बराबर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का दोनों बराबर ही होता है। और दूसरे वर्ष का अगर बात करें कि ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 50 रुपया ही है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे दूसरे वर्ष का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो सबसे पहली बात ये साधारण ब्याज दोनों का कितना होगा 50, ये 50 है, और ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि मिलाकर कितना, ये 50 यानी 52.5 है। अगर आपसे इसका अंतर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इसका अंतर तो 2.5 दिख रहा है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। आप इस चीज़ को और आसानी से समझ सकते हैं। पहले ये चीज़ समझिए, हमारा बॉक्स जो होगा ये पहला बॉक्स जो होगा, इस पार के जितने बॉक्स बनेंगे ये साधारण ब्याज के बॉक्स हैं, और इसके बाद जो भी बॉक्स बनेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज के बॉक्स हैं। तो अगर हम आपसे पूछा जाए, अगर हम आपसे पूछ ले कि बताइए ये 50 है, ये 50 है, ये 5 है, ठीक है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपया, क्योंकि पहले वर्ष का एक वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है।
दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 50 + 5 55। दूसरे वर्ष में से पहले वर्ष घटा देंगे, यानी कि 55 - 5 कर देंगे तो आंसर हमारा 5 आएगा। यही आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 - 5 क्या करेंगे 5। ये हमारा 5 रुपये अंतर निकल जाएगा किस चीज़ का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। लिखना ठीक है, 55 - 50 बराबर हमारा आंसर 5 आ जाएगा, जो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है, देखिए अगला प्रश्न रूट वाला सवाल जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जरा आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि √2 प्लस √7 यानी कि 7 माइनस का 2 √10। सबसे पेचीदा सवाल, बिल्कुल पेचीदा नहीं है, लोग इसे पेचीदा समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी पेचीदा नहीं है। देखिए हम इसे कैसे करेंगे, क्या हम √2 के बदले √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्लस आगे बढ़े, ये 7 के बदले 7 लिख दिए, माइनस 2 का 2 लिख, क्या हम √10 को क्या लिख सकते हैं, √5 गुना √2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √5 गुना √2, √10 अभी भी तो हो रहा है। अब जरा सोचिए क्या इसके बदले हमें क्या लिखना पड़ेगा, जरा सोचिए, इसके बदले कुछ और होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम आपसे ये चीज़ पूछ ले, बताइए a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे a² + b² माइनस का 2ab। यही तो इसका फॉर्मूला होता है। बिल्कुल, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें, तो देखिए क्या होता है। ठीक है, हमें a को √5 को a मानेंगे, √2 को क्या मानना है, हमें √2 को b मानना है। बिल्कुल समझिए पहले ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, a का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर, a का बोले तो √5 का स्क्वायर बिल्कुल 5, कितना √5 का स्क्वायर 5 हो रहा है, प्लस b का स्क्वायर, b का बोले तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस 2 गुना a गुना b, 2 का बोले तो 2, 5 दूना 10 यानी 2 √10, बिल्कुल 2 √10, 7 - 2 √10। देखिए 7 - 2 √10, 7 - 2 √10, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। ये वैल्यू इसी के तो बराबर है, ये वैल्यू इसी के तो बराबर है, यानी कि √2 प्लस हम इस पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √2 यानी a - b का होल स्क्वायर, बोले तो √5 अब माइनस √2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारा इसके बराबर है, इसके बराबर ये वैल्यू है। तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, आगे √2 प्लस, देखिए इस √2 से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, √5 अब माइनस का √2। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या आ गया, √2 प्लस √5 माइनस √2, यानी इस √2 से ये √2 कैंसिल, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद आप इस चीज़ को जरूर समझ पाए होंगे, आप जरा इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ अक्सर यही चीज़ होता है, इस प्रकार के सवाल में अक्सर इसके बराबर कोई और चीज़ होता है जो हमें फॉर्मूला से सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है लाभ और हानि का, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आप जरा देखिए, हमारा सवाल ये है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, कम में खरीदता और 40 रुपये अधिक में बेचता हो तो उसे 100% का लाभ होता। तो उसे कितने का लाभ होता है, 100% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सबसे मस्त तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, जरा आप भी मेरे साथ बनी रहिए। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% लाभ पर बेचा। खरीदी मतलब हम किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदे होंगे, कोई शक किसी को, बिल्कुल हम किसी भी चीज़ को 100 रुपये में खरीदे होंगे और उसे बेचने के लिए बोला जा रहा है कि 20% लाभ पर बेचा। यानी कि अगर हमारा क्रय मूल्य 100 है तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य 120 होना चाहिए, जिससे हम 120% बोले, यानी 20 रुपये का लाभ हो रहा है। हमें कितना हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है। फिर अगला स्टेटमेंट ये है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता। दोस्तों अगर अभी हम किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदे हैं, 20% कम में खरीदने का ये मतलब हम इस चीज़ को 80 में खरीदेंगे। कितने में खरीदेंगे, बिल्कुल इस चीज़ को 80 में खरीदेंगे। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 40 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 100% का लाभ होता। जब हम किसी चीज़ को 80 रुपये में खरीद कर कितने में बेचेंगे, हमें 100% का लाभ हो जाए। समझना पड़ेगा इस चीज़ को
कि 80 रुपये की चीज़ को हमें कितने में बेचना पड़ेगा जिससे हमें 100% का लाभ होगा। तो सबसे पहले 80 का 100% होता कितना है, तो 80 का 100% होता है खुद 80 रुपया। कितना होता है, 80 रुपये, यानी कि हमें 80 में 80 को ऐड करेंगे, 80 और 80 160, यानी हम इस चीज़ को 160 में बेचेंगे तब हमें कितने परसेंट का लाभ होगा, तब हमें 100% का लाभ होगा। और बोला जा रहा है क्वेश्चन में ये चीज़, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 40 रुपये अधिक में बेचता, देखिए कितने अधिक में बेच रहा है ये कितने अधिक में बेच रहा है, ये बिल्कुल 40 रुपये अधिक में बेच रहा है, ठीक है। 40 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 100% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या, बिल्कुल चुटकी में सवाल बनेगा। अब देखिए क्या ये जो वैल्यू दिया हुआ है कि 40 रुपये अधिक में बेचता, तो ये वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू बिल्कुल बराबर, यानी कि 40 रुपये का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, यानी एक का मान कितना हो जाएगा 40/40। और खरीदने के लिए वस्तु कितने में खरीदे हैं हम खरीदे वस्तु कितने में, हम खरीदे वस्तु के 100 में, 100 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुना कर देना पड़ेगा, ये 40 कैंसिल, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य बिल्कुल 100 आ गया। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को जरूर समझ पाए होंगे। दोस्तों हमारा अगला सवाल ये देखिए पाइप एंड टंकी का, ठीक है। देखिए समझिए, पहले ध्यान से सुनिए सवाल को पहले आप। एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में भरा जा सकता है। एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। यानी कि दो नल है, एक नल 12 घंटे में तो दूसरे नल 8 घंटे में उसे भर सकती है। तो उन्हें 2.1/2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे तक खुला रखा गया, तो टंकी का भरा हुआ भाग बताएं। बिल्कुल मस्त क्वेश्चन, इधर आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। बोला जा रहा है एक पहला नल ये होगा, दूसरा नल बी है। पहला नल के द्वारा किसी टंकी को 12 घंटे में भरा जा सकता है और दूसरे नल के द्वारा उसी टंकी को 8 घंटे में भरा जा सकता है। तो बताइए इस चीज़ का एलसीएम लेने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों हमें अगर इस चीज़ का एलसीएम लेंगे तो इसका क्या प्राप्त होता है, टंकी का पूरा क्षमता प्राप्त होता है, ठीक है। तो बताइए 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है। यानी कि ये 12 से 2 बार में और ये 8 से 3 बार में, यानी कि ए नल जो होगा टंकी को 1 घंटे में कितना भरता होगा, 1 घंटे में 2 भरता होगा, और ये बी जो होगा 1 घंटे में 3 भरता होगा, ठीक। ये मेरा क्षमता निकल गई, ये मेरा टाइम था और ये मेरा कैपेसिटी है, ये हमारा कैपेसिटी यानी क्षमता है। ए नल 2 घंटे में भर सकता है, 1 घंटे में 2 भरता है, और बी नल 1 घंटे में 3 भरता है। तो हमारा अगला स्टेटमेंट ये है कि उन्हें 2.1/2 घंटे तक खुला रखा गया। दोनों नल को 2.1/2 घंटे तक खुला रखा गया। 3 2 5, यानी कि 1 घंटे में अगर हम 5 भर दें तो 2.1/2 घंटा तक खुला रखिए इसको, यानी कि 2.5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना होगा हमारा 5 1 जा 5 2 यानी कि 12.5 भाग ये हमारा भरा हुआ भाग है। यानी कि 2.5 घंटे में हम किसी इस टंकी का 12.5 यानी तो 12.1/2 भाग भर देंगे। और बोला जा रहा है कि बताइए टंकी का पूरा भरा हुआ भाग कितना है, तो भरा हुआ भाग बोले तो हमें भिन्न में निकालना है। तो टोटल भाग कितना हमारे पास, टोटल भाग था 24, टोटल भाग 24। आपके ऑप्शन में ये नहीं है, आपके ऑप्शन में है कि 25/48, जो बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर तो यही आ रहा है। हम चलेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में ये नहीं, ऑप्शन में यही मिलेगा आपको, तो आप इस चीज़ को करेक्ट आंसर कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है। बिल्कुल समझिए आप ध्यान से, ठीक है। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप इस चीज़ को इतने आसानी समझ सकते हैं। दोस्तों मैं आप सबों के लिए 10 मिनट का वीडियो लाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ बहुभुज का होगा। दोस्तों आप बहुभुज के वीडियो को देख करके आप एक भी प्रश्न आपके मन में डाउट का नहीं रहेगा, आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जरा सबसे पहले समझिए, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का 108 डिग्री का है। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आपको, एक रैखिक लाइन होता है। एक क्या होता है, एक रैखिक लाइन होता है। रैखिक लाइन पर बने कोणों का योग कितना होता है, रैखिक लाइन पर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना 180 डिग्री है। ये बहुभुज इस प्रकार का होगा। हमें नहीं पता कौन सा बहुभुज है, ये हमें कुछ भी नहीं पता ये कौन सा बहुभुज है, कितने भुजा वाले बहुभुज है, हमें कुछ भी नहीं पता। बस हम इतना ये पता है किसी भी बहुभुज के अगर आंतरिक कोण, किसी भी बहुभुज के अगर आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री है, तो बताइए बाहर वाला कोण कितना डिग्री का होगा। क्योंकि दोनों भुजा मिल करके, ये दोनों मिल करके, दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री पूरा होता है। अगर ये अंदर वाला 108 है तो बाहर वाला 72 होगा। बिल्कुल,
ये बाहर वाला बेहतर होगा और ये बहुभुज इस तरह का होगा, हो सकता है। हमें कुछ भी नहीं पता, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, यदि हमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे। एक चीज़ और याद रखिए आप कि बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। अगर मुझे पता है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो सबसे पहले 360 लिखेंगे। बताइए एक भुजा का मान कितना, यानी एक कोण का मान कितना? एक कोण का मान 72 डिग्री है। अगर हम 72 से भाग लगा दें, तो मुझे क्या निकलेगा? तो मुझे निकल जाए ये चीज़ पता चलेगा कि इसमें कितने भुजा हैं। तो भुजाओं की संख्या को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 360 में क्या करेंगे? 72 से भाग लगा देंगे, ठीक है। कैसे होगा? 36 से 10 बार में, 36 2 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि इस बहुभुज में कितने भुजा होंगे? 5 भुजा वाले ये बहुभुज है, ठीक है। 5 भुजा वाले ये बहुभुज है। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को जरूर समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये एलिगेशन का, ठीक है। एलिगेशन को बनाएंगे हम लोग कैसे, ध्यान से देखिए आप। एक व्यक्ति के पास 60 पेन है। टोटल कितने पेन? एक किसी व्यक्ति के पास टोटल 60 पेन है। कितने पेन उसके पास? 60 पेन है। वह इनमें से कुछ को 12% लाभ पर और शेष को 8% हानि पर बेचता है। इस पूरे लेन देन में उसे 11% का लाभ प्राप्त होता है। तो उसने 12% लाभ पर कितने पेन बेचे थे, जरा हमको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिल्कुल इजीली वे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको हर प्रश्न समझ में आएगा। तो चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है कि वह इनमें से कुछ को 12% के लाभ पर, 12% लाभ का दोस्तों मतलब होता है 112%। कितना होता है? यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 112 में बेचना, इसी को तो 12% लाभ कहते हैं। बिल्कुल सही, हम इसी को तो 12% लाभ कहते हैं। बोला जा रहा है कुछ को 12% के लाभ पर तथा शेष को 8% की हानि पर। जो भी शेष बच गया उसको 8% हानि पर, यानी कि 92% पर इसको बेचा गया होगा। बिल्कुल कितने में बेचा? किसे 92% बेचा गया होगा। और इस पूरे लेन देन में उसे 11% का लाभ होता है। 11% लाभ का मतलब कितना होगा? 11% लाभ का मतलब होगा 111% में वो क्या किया होगा? पूरे के पूरे पेन को यानी कि बेचा गया होगा। इसका एवरेज ये चीज़ है, ठीक है, कि पूरे लेन देन उसे 11% का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इससे माइनस करें, इसको इससे माइनस करें। अगर 112 में 111 माइनस करें तो कितना होगा? 1 बचेगा यहाँ पे। और अगर 111 में 92 को माइनस करें, यानी ये दोनों में से माइनस करना है, ठीक है। जो बड़ा बड़ा में छोटा आप घटा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है 19 बच रहा है। कितना बच रहा है वहाँ पे? 19, बिल्कुल 19 बच रहा है, ठीक है। देखिए ये दोनों पेन का संख्या है 19 1 20, यानी कि दोनों पेन को मिला करके 19 और 1 20, जबकि 20 किसके बराबर दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है 60 के बराबर, यानी कि 20 पेन 60 पेन के बराबर है। यानी कि 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 60/20। बोले तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू होगा 3। 1 का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। तो क्या पूछा रहा सवाल में? तो बताइए 112% के लाभ पर कितने वस्तुओं को बेचा, कितने पेन को बेचा गया था? 112% के लाभ पर हम कितनों की बेचे? 19 को बेचे, ठीक है। और 8% के हानि पर कितने को बेचे हैं? 8% के हानि पर हम 1 को बेचे हैं। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि बताइए 112% यानी कि 12% के लाभ पर कितने पेन को बेचा गया है? तो 19 पेन को बेचा गया है। मुझे पता है कि 1 का वैल्यू कितना? 3। तो 19 का वैल्यू 19 गुना 3 57, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि 15 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है। ज़रा ध्यान से सुनिए पहले। 15 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि 3 लीटर पानी मिश्रण में और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का कितना प्रतिशत होगा? आप ज़रा इस चीज़ को आराम से समझिए, ठीक है। कि टोटल मेरे पास मिश्रण 15 लीटर, कितने मेरे पास है? टोटल मेरे पास मिश्रण है 15 लीटर, और इस 15 लीटर में कितने % अल्कोहल है? 15 लीटर में 20% अल्कोहल, यानी कि 15 का 20% कितना हो रहा है? जरा फटाफट निकाल लीजिए। तो यानी कि 3 लीटर क्या है? 3 लीटर अल्कोहल। अगर अल्कोहल मेरे पास 3 लीटर है तो वाटर कितना होगा? अगर अल्कोहल 3 है तो वाटर होगा कितना? 15। तभी तो 15 से 18 हो रहा है। सवाल में ये कहा जा रहा है, कि यदि 3 लीटर पानी मिश्रण में और मिलाया जाए, पहले मिश्रण था 15 लीटर का, 3 लीटर और मिला दिया गया। 15 लीटर में 3 लीटर अगर और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा 18।
यानी टोटल मेरे पास क्वांटिटी कितना, टोटल क्वांटिटी मेरे पास 18 लीटर। तो अब पूछ रखा बताइए 18 लीटर में ये 3 कितना परसेंट, यानी कि 18 लीटर मिश्रण में अल्कोहल का कितना परसेंट है। तो बताइए 18 का 3 कितना परसेंट है, हमसे ये पूछा जा रहा है सवाल में कि इस 18 में 3 का कौन सा परसेंट होगा। तो 18 का कितना परसेंट, अगर इस तरह से नहीं पता तो 18 का x परसेंट हमारा 3 होगा। आप इसको इस तरह से समझिए 18 गुना x/100 बराबर 3 होगा, यानी 6x बराबर 100, x बराबर 100/6। देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल आसान तरीका, ठीक है, हम ऐसे भी काट सकते थे, बट आप समझ लीजिए कैसे हो रहा है, कैसे निकालें किसी चीज़ में परसेंट को। हम इसको हम लिख सकते हैं 16.2/3%। दोस्तों मुझे उम्मीद आप इस चीज़ को जरूर समझ पाए। दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर मेरे में कोई त्रुटि लग रहा हो तो प्लीज़ आप उस त्रुटि को कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे पास ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उस चीज़ को हम संभाल पाएँ, सुधार पाएँ। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम आप सबों के लिए हर वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है वो आपको ला के दूँ मैं। तो चलिए हमारा ये प्रयास रहेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।